Good morning, everyone. As you all know that we have started Geography Chapter 5 Industries, and today we will continue the same chapter with new topic. So let's see what topic we are going to discuss today. Let's begin. Industrial system. An industrial system consists of input, process, output. So student, as in previous chapter, हमने पहले वाले चैप्टर में previous chapter में भी ये इंडस्ट्रियल सिस्टम या सिस्टम में क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इन इंडस्ट्रियल सिस्टम देयर इज कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस, आउटपुट. ओके, इनपुट जो रॉ मटेरियल यूज होता है, प्रोसेस जो उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, जो मेथड यूज किए जाते हैं, आउटपुट जो फिनिश प्रोडक्ट हमें मिलता है. द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर जो भी वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, लैंड टाइप, वाटर सप्लाई, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आ जाता है. तो इनपुट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड का कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पावर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ उस प्लेस पे जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो सारा कुछ हो गया इनपुट में. प्रोसेस में क्या क्या आता है? प्रोसेस में आता है इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़. बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोसेस में. क्या क्या? लेट्स सी. देन कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट. तो इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती हैं फिनिश प्रोडक्ट में. ओके, रॉ मटेरियल से जो फिनिश प्रोडक्ट को बनाने की जितनी सारी टेक्निक यूज़ होती हैं ना, वो सारा प्रोसेसिंग में आता है. द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट. और जो हमें सारी प्रोसेसिंग के बाद में एंड प्रोडक्ट मिलता है, फिनिश प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, वो होता है हमारा आउटपुट. हमने इनपुट लगाया ये सारी चीज़ों का, फिर प्रोसेसिंग कर दी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर दी, और एंड प्रोडक्ट हमको मिल गया फिनिश्ड प्रोडक्ट. एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट. और उस फिनिश प्रोडक्ट को हमने मार्केट में उसकी ट्रेडिंग करके जो इनकम, जो प्रॉफिट अर्न किया फाइनली. इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर हम एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल स्टडी करें, द इनपुट में भी, उसमें क्या क्या इनपुट हो सकता है? इनपुट में भी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारा हो गया उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में लगने वाला इनपुट. द प्रोसेस, अब प्रोसेस कौन कौन से हो गए उस इंडस्ट्रीज के? कॉटन इंडस्ट्रीज के गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, मतलब कॉटन से थ्रेड को निकालना, गिनिंग, उसको रोल में स्पिन करना, फिर उससे वीविंग करना, फिर उससे को कलर्ड करना, डाइंग करना, और फाइनली क्लोथ पर प्रिंटिंग करना. ये सारा प्रोसेस आप देखो क्लोथ पर किया गया. ओके, और फाइनल आउटपुट, एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिला? शर्ट मिली. सपोज हमने उस कॉटन से बनी शर्ट, तो उस शर्ट को हम वेयर कर सकते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल हो गया, हमें एक यूजफुल प्रोडक्ट मिला, आउटपुट मिला शर्ट. तो ये सारा इंडस्ट्रियल सिस्टम में आप देखो इतने सारे प्रोसेस इंक्लूड होते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रीजन. इंडस्ट्रियल रीजन, किन किन एरिया में इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेंसली स्टैब्लिश्ड हैं? इंडस्ट्रियल रीजन्स एमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर. उन प्लेसेस पे, उन एरियाज पे इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होता है ज़्यादा जहाँ पे नंबर ऑफ इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री लोकेट होती हैं पास पास, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के आसपास. एंड शेयर द बेनिफिट, और बेनिफिट और क्लोजनेस को शेयर करती हैं. मतलब एक पास में अगर होंगी ना, जैसे हर आप सिटी में देखो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में सारी इंडस्ट्रीज एक पास सिचुएटेड होती हैं. उसका फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट जो भी इंसेंटिव्स उनको प्रोवाइड करती है ना, हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करती है. सपोज इंडस्ट्रियल एरिया में गवर्नमेंट ने पर यूनिट का चार्ज कम रखा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उससे क्या होगा? सारी इंडस्ट्रीज पास पास हैं, सबको उसका फ़ायदा मिलेगा. अगर गवर्नमेंट ने वाटर सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा रेगुलर कर दी है कि वो फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्री एरिया है, तो अगर सारी इंडस्ट्रीज पास पास हैं तो उनको अच्छा वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई मिलेगा. करेक्ट. तो एक पास डेवलप होने से ये सब क्या करते हैं? फ़ायदा, बेनिफिट, क्लोजनेस शेयर करते हैं एक साथ. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. अब हम बात करें मेजर इंडस्ट्रियल रीजन की वर्ल्ड के. ओके, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, पूरे वर्ल्ड की. आर, तो कौन है वो प्लेस, कौन कौन से हैं? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका,
Western and Central Europe, Eastern Europe, and Eastern Asia. Okay. Now see, here is the map. You can see in this map, major industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near coal field. जो वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं ना, वो मोस्टली लोकेटेड होते हैं वर्ल्ड के टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट एरिया में. रिमेंबर ना, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, जो हमने स्टूडेंट स्टडी किया था ना, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. तो मोस्टली टेम्परेट जोन में लोकेटेड होते हैं इंडस्ट्री, नियर सी पोर्ट्स, और जहाँ से सी पोर्ट्स उनको क्लोज पड़ता है तो ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है, और स्पेशली नियर कोल फील्ड्स, और जहाँ पे कोल की फील्ड्स होती है ना, कोयले की फील्ड, उनके पास भी अगर इनका लोकेशन होता है तो इनका अच्छा डेवलपमेंट होता है. तो इंडस्ट्रीज मोस्टली उन एरियाज में ज़्यादा डेवलप करती हैं, या तो वो एरिया सी पोर्ट के पास हो या तो वो कोल फील्ड के पास हो, तो वो एरिया ना वर्ल्ड में अच्छा डेवलप करती हैं. India has several industrial regions like मुंबई, पुणे क्लस्टर. तो अगर हम अब इंडिया की बात करें कि इंडिया में कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, वो है मुंबई पुणे के आसपास वाला क्लस्टर एरिया, मतलब आसपास का एरिया. बेंगलोर तमिलनाडु का रीजन हो गया, बेंगलोर तमिलनाडु का कंबाइंड एरिया. हुगली रीजन, कोलकाता का हुगली रीजन. अहमदाबाद बड़ौदा रीजन. छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गई, वो पूरा एरिया हो गया. विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट साउथ में. गुड़गांव दिल्ली मेरठ वाला रीजन हो गया अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया. और कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है साउथ में है, ये भी एक बड़ा क्लस्टर है, मतलब ग्रुप है. तो ये सारे इंडिया के फेमस इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं. कीप इन माइंड. ओके, सो लर्न इट केयरफुली, इसको आप अच्छे से लर्न करना. इन नाउ सी इंडस्ट्रियल डिजास्टर केस स्टडी है ये. इन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट डिजास्टर मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल. तो स्टूडेंट कभी कभी ना क्या होता है कि जो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कुछ हार्मफुल केमिकल्स वगैरह बनाती हैं, तो कभी कभी वहाँ पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं या कुछ डिजास्टर हो जाते हैं. टेक्निकल फेलियर की वजह से क्या होता है ना, वहाँ पे कभी कभी या इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वहाँ पे कोई कोई एक्सीडेंट या डिजास्टर भी हो सकते हैं. तो वो क्या होता है, किस चीज़ का फेलियर हो जाता है, जो हार्मफुल मटेरियल है ना, हजार्डस मटेरियल की हैंडलिंग में अगर कोई गलती हो गई, सपोज केमिकल बनाने की फैक्ट्री है और उस केमिकल को हैंडल करने में कोई गलती हो गई, तो उस इंडस्ट्री में एक्सीडेंट के भी चांसेस होते हैं, डिजास्टर होने के भी, लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन के भी चांसेस हो जाते हैं. ऐसा ही एक एग्जाम्पल है वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर. तो इसी तरह की अगर हम इंडस्ट्री में होने वाले किसी बड़े डिजास्टर की बात करें तो वो था भोपाल में आया हुआ था ये 3 दिसंबर 1984 को. इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर आज तक का हुआ था. अराउंड 3 AM. इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट. क्या था ये? एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था. अब इसमें हुआ क्या था, इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस. अब ये फैक्ट्री में ना क्या यूज होता था एज अ रॉ मटेरियल, हाईली पॉइजनस, बहुत ही डेंजरस पॉइजनस गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस जो थी, उसका एज अ रॉ मटेरियल वो यूज होती थी, अलोंग विद हाइड्रोजन साइनाइड. और उसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड का भी, हार्मफुल गैस का भी रॉ मटेरियल की तरह यूज होता था, और उसका रिएक्शन कराया जाता था. एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स, और दूसरे रिएक्शन प्रोडक्ट्स भी थे जो कि लीक हो गए, लीक्ड आउट हो गए ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री. ये जो फैक्ट्री थी ना, पेस्टिसाइड बनाती थी, मतलब जो छोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, या खेतों में, एग्रीकल्चरल फील्ड में, क्रॉप में पेस्टिसाइड लिक्विड का स्प्रे किया जाता है ना, तो आप सोच ही सकते हो जो केमिकल, जो हार्मफुल केमिकल्स कीड़ों मकोड़ों को मार सकता है, छोटे इंसेक्ट्स को मार सकता है, तो उसकी लार्ज क्वांटिटी तो फिर ह्यूमन बींग्स के लिए भी तो हार्मफुल होगी. तो वही पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी भोपाल में, जिसमें क्या हुआ, ये हार्मफुल गैसेस थी, उनको यूज किया जाता था, उनमें हो गया लीकेज हो गया. यूनियन कार्बाइड, पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड नाम था इसका. तो इसमें ये हार्मफुल गैसेस लीक हो गई. द ऑफिशियल डेथ, और काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई. तो जो डेटा मिले हैं हमें ऑफिशियल डेटा, उसमें डेथ का जो डेटा मिला है
ये था अराउंड, देखो आप, अराउंड 4000 मीन्स 3598 डेटा हमें ऑफिशियली रिकॉर्ड मिला है कि 1989 में जो ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर की वजह से जो डेटा हमको मिलता है वो इतने लोगों का है कि इतने लोग फाइनली मारे गए थे। थाउजेंड्स हु सर्वाइव्ड, और जो कुछ भी 1000 लोग जो सर्वाइव कर गए, मतलब जो लोग जिंदा बच गए, स्टिल सफर फ्रॉम वन और मेनी एलिमेंट्स, और वो उसके बाद भी जो लोग उस डिजास्टर से बाद में बचे भी ना, उसके बाद भी वो सफर करते रह गए कुछ कुछ डिसीजेस से, मतलब मेनी एलिमेंट मतलब कुछ कुछ डिसऑर्डर से, लाइक कोई अंधे हो गए, ब्लाइंडनेस किन्हीं को हो गई, कोई इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, किन्हीं लोगों का पूरा इम्यून सिस्टम ही इम्पेयर्ड हो गया, डिस्टर्ब हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, मतलब जो स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो डिसऑर्डर्स हो गए। तो मतलब इतना हार्मफुल था, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे था हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, ये बहुत डेंजरस गैस होती है, उसके स्प्रे से ना जो छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनकी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और साथ में हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी बहुत हार्मफुल होता है। यही गैस लीक हो गई, लीक होने की वजह से जो वहाँ के वर्कर्स थे, आसपास में जो लोग रहते थे, वो सब उससे अफेक्टेड हो गए। बाद में जो डेटा आया तो पता चला इतने लोग मारे गए हैं, और जो उसमें से सर्वाइव किए उनको बहुत सारे दूसरे डिसऑर्डर भी हो गए। तो दिस वाज द केस स्टडी ऑफ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जिसका केस ना कोर्ट में बहुत लंबा चला था। In another incident on 23 December 2005, due to gas well blowout in Gaoqiao, क्योंजिंग चाइना, 243 पीपल डाइड। अगर अब हम चाइना में भी एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे 243 लोग मारे गए थे, 9000 व इंजर्ड, 9000 लोगों को इंजरी हुई, 64,000 वर इवैक्यूएटेड, और 64,000 तक के लोगों को वो प्लेस खाली करवा दिया गया। Many people died because they were unable to run after the explosion, और बहुत सारे लोग जो थे इसलिए मारे गए क्योंकि वो वहां से भाग नहीं पाए, वो अनेबल टू रन, वो दौड़ नहीं पाए, भाग नहीं पाए एक्सप्लोजन के बाद, इसलिए भी मारे गए। दोज हु कुड नॉट एस्केप, जो वहां से भाग नहीं सके, एस्केप नहीं कर पाए इन टाइम रहते, सफर करे बर्न टू देयर आईज, उनकी आईज बर्न हो गई, स्किन बर्न हो गए, लंग्स गैस से खराब हो गए। तो आप अब यहाँ देख सकते हो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इन ग्याओ कियाओ में। तो रिस्क रिडक्शन मेजर, तो अब हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में ऐसे रिस्क हो जाते हैं जिससे देख रहे हो आप कितना हार्म हो रहा है, कितना ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है लोगों के लिए ये। कंडीशन, तो इसके लिए रिस्क रिडक्शन मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं। तो अब हम वो मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि हम रिस्क को कम कर सकें। तो वो क्या मेजर्स हैं जिससे हम रिस्क का रिडक्शन कर सकते हैं, लेट्स सी। डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। तो क्या करना चाहिए कि इंडस्ट्रियल एरिया से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए रेसिडेंशियल एरिया को, मतलब लोग पब्लिक जहाँ पे रहती है, जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड लोग होते हैं, मतलब डेंसली पॉपुलेशन जहाँ होती है, वो एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया से थोड़ा सेपरेट रखना चाहिए। तो क्योंकि अगर कोई ऐसे कभी डिजास्टर हो तो एटलीस्ट कम से कम लोग अफेक्टेड हों। People staying in the vicinity of industry should be aware of the storage of toxins or hazardous substances and their possible effect in case if an accident occurs। तो जो लोग वहाँ पे फैक्ट्री में रहते हैं या आसपास रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉक्सिन्स या हार्मफुल केमिकल्स या हजार्डस, मतलब जो ऐसे एक्सप्लोजिव मटेरियल हैं वो कितने हैं, कहाँ पे हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है उनके एक्सप्लोड करने की, लीक करने की, और एक्सीडेंट होने पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये वहाँ के लोगों को इन्फॉर्म करके रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि रिस्क को हम काफ़ी लिमिट तक रिड्यूस कर सकते हैं। फायर वार्निंग एंड
फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड, और इन केस अगर कुछ ऐसे हार्मफुल गैसेस लीक हो जाती हैं तो वहाँ पे फायर वार्निंग बेल होनी चाहिए। फाइटिंग सिस्टम मतलब प्रिकॉशन के बेसिस पर वहाँ पे ऐसे ना सेंसर लगे होने चाहिए। सपोज अगर गैस लीक गई हुई तो उसका सेंसर होना चाहिए जिससे सायरन या इंडिकेशन स्टार्ट हो जाए। तो कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, और कितनी लिमिट में टॉक्सिक सब्सटेंस हार्मफुल केमिकल्स वगैरह जो हैं स्टोर किए जाएं, उनकी एक लिमिट बना देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो फैक्ट्री का ओनर है कितना भी हार्मफुल मटेरियल स्टोर करे, नहीं, उसकी एक लिमिट बना देनी चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव, और फैक्ट्रीज में पॉल्यूशन करने की जो क्वांटिटी उसको कम किया जाना चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें यूज़ हो जिनसे पॉल्यूशन कम हो, क्वालिटी कंट्रोल किया जाए, इंडस्ट्रीज पे ऐसा बैन लगाया जाए कि वो ज़्यादा पॉल्यूशन ना करें, और जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी से वो पॉल्यूशन को कम करें, मतलब कुछ ऐसा एयर को प्योरीफाई करें। अगर वो वाटर में ड्रेन करते हैं तो उसके पहले वो जो ड्रेन करने वाला मटेरियल है उसको क्लीन करें। तो कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स इंडस्ट्रीज को चाहिए कि फॉलो करें। So this was the case study. So now see distribution of major industry. अब हम देखेंगे कि major industries के distribution all around the world कैसे है। Let's see, do you know box? अब हम देखते हैं do you know box. Emerging industries are also known as sunrise industries. Student ये बहुत important है, it is very very important. जो emerging industries है ना, इन्हें sunrise industries भी बोला जाता है। तो एग्जाम में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से कि सनराइज इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं या इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं। तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज जो है ना उन्हें सनराइज इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है। और इसके एग्जाम्पल देख लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। जो ये इंडस्ट्रीज है ना, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, नॉलेज इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं किसके एग्जाम्पल हैं? सनराइज इंडस्ट्रीज को। इनको स्पेसिफिकली एक अलग नेम से रेफर करते हैं, सनराइज इंडस्ट्री, या इनको एमर्जिंग इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now see distribution of major industries. So let's get back to the topic कि major industries world में कहाँ हैं। The world's major industries are the iron and steel industries. तो स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि ये बैकबोन होती है सभी इंडस्ट्री का और कंट्री के डेवलपमेंट की बैकबोन होती है। आपको पता है हर चीज़ जो है आयरन और स्टील पर ही डिपेंड करती है। सारी चीज़ें हम मोस्टली देखें इन्हीं से बनी होती हैं मोस्टली। तो द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्री कौन सी है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज भी आती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में बनती है, और टेक्सटाइल और आईटी इंडस्ट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में। Nowadays, these both are also very important, textile and IT. The iron and steel and textile industries are the older industries. तो जो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज है ना, कौन सी तीन है? आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से जो आयरन और स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, ये ओल्डर इंडस्ट्रीज में आती हैं, वर्ल्ड की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज हैं। और वाइल आईटी जो है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो आती है इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में। मतलब ये अभी इमर्ज हो रही है, डेवलप हो रही है, अभी इसमें बहुत ग्रोथ के चांसेस हैं। ये जो हमने देखा था यहाँ पे इमर्जिंग इंडस्ट्री जिसमें आती है आईटी। बाकी ये दोनों तो बहुत पुरानी है, आयरन स्टील और टेक्सटाइल वाली। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड आर। अब देखो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। ओके, नाउ सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है? इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। द मेजर हब्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्री, ये कहाँ कहाँ है? सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर रीजन इन इंडिया। तो कैलिफोर्निया में और इंडिया में।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो हम पहली वाली इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमने 3 इंडस्ट्री देखी थी, अब हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्री। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इसमें भी सेम तीनों प्रोसेस होते हैं, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ये तीनों स्टेप होते हैं। पहला क्या है, इनपुट, सेकेंड है प्रोसेसिंग और थर्ड है आउटपुट। तो जैसे हर इंडस्ट्री में होता है वैसे इस इंडस्ट्री में भी ये तीनों स्टेप आएंगे। दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री, इसको ना फीडर इंडस्ट्री भी बोलते हैं। क्यों? हुज प्रोडक्ट, क्योंकि इनसे मिलने वाला जो फिनिश प्रोडक्ट है ना, वो यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। दूसरी इंडस्ट्रीज में भी इनसे मिलने वाला एंड प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। इसलिए दूसरी इंडस्ट्रीज को, क्योंकि ये फीड करती है ना, इसलिए इनको बोलते हैं फीडर इंडस्ट्री। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल। अब इनके इनपुट में देखो क्या आता है, रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, इनका रॉ मटेरियल होता है, अलोंग विद लेबर, कैपिटल, पैसे लगते हैं, साइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी फैसिलिटीज। तो ये सारा कुछ हो गया इनपुट। अब होता है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या क्या स्टेप आते हैं, कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील। प्रोसेसिंग में क्या किया जाएगा, जो अर्थ से आयरन ओर मिला उसको कन्वर्ट करके बनाया जाएगा स्टील। अब इस प्रोसेस में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस, रॉ मटेरियल को भट्टी में डाला जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं भट्टी में, वेर इट इज अंडरगोज स्मेल्टिंग। और फिर इसके टेम्परेचर को किस लिमिट तक लाया जाता है, स्मेल्टिंग के टेम्परेचर से तक लाया जाता है। इस ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर, जो भट्टी का टेम्परेचर स्मेल्टिंग पॉइंट तक लाते हैं। अब देख लो स्मेल्टिंग क्या होती है। Smelting. It is the process in which metals are extracted from their ores by heating beyond the melting point. अब स्टूडेंट क्या होता है ना, किसी भी मेटल का, अलग अलग मेटल है, अलग अलग मेटल का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा। सपोज ये पहला मेटल है, इसको, इसका टेम्परेचर होगा एक डिसाइडेड, जिस टेम्परेचर पे इसको गर्म करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। अगर दूसरा मेटल है, इसका भी कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, जिस टेम्परेचर पे इसको मेल्ट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। मतलब उस टेम्परेचर तक अगर गया, अगर इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने हीट दी तो ये मेल्ट हो जाएगा। इसका 15 है, तो अगर हमने 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट दी, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन हम स्मेल्टिंग में क्या करते हैं, इसको 10 पे ये हीट होगा ना, मेल्ट होगा, हम क्या करेंगे, इसको 20 दे देंगे। तो जैसे ही हम इसको 20 डायरेक्ट देंगे ना, मतलब 20 तक पहुंचा देंगे, तो क्या होगा, बिना मेल्ट किए हुए ही ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, मेल्ट नहीं होने पाएगा। तो स्मेल्टिंग में क्या किया जाता है, बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट हीट दी जाती है। ओके, इसमें क्या करते हैं, बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, जिस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर का टेम्परेचर दे देते हैं, उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। और ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो इस ब्लास्ट फर्नेस में क्या करवाई जाती है, स्मेल्टिंग, मतलब बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर ले जाते हैं। इट इज देन रिफाइंड, फिर उसकी रिफाइनिंग होती है और उसकी सफाई, रिफाइनिंग की जाती है। द आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील, और फाइनली हमको आउटपुट में मिलता है स्टील, इस मेल्टिंग के बाद में और रिफाइनिंग के बाद में ब्लास्ट फर्नेस भट्टी से, विच मे बी यूज बाय अदर इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल। और ये जो स्टील मिलता है, तो हमें तो पता ही है ना, स्टील तो दूसरी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल का काम करता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट, सपोज फर्नीचर स्टील के बनते हैं, वहाँ पे ये रॉ मटेरियल की तरह यूज हो जाएगा। बर्तन स्टील के बनते हैं, वहाँ रॉ मटेरियल की तरह यूज हो जाएगा। बहुत सारी छोटी मोटी घर की चीजें बनती हैं, वो भी, उसमें भी ये एज अ रॉ मटेरियल काम करेगा। तो इस तरीके से ब्लास्ट फर्नेस में स्टील बनता है। अब आप देखो कि जो स्टील है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं। अगर 1 टन स्टील का बनाना है, 8 टन तो कोल लगेगा उसमें, प्लस 4 टन उसमें हम मिला देंगे आयरन और 1 टन हम उसमें ऐड कर देंगे लाइमस्टोन। तो ये रेशियो है, तो उसके बाद हमको मिलेगा 1 टन स्टील का। ओके, और फिर वो स्टील जो फिनिश प्रोडक्ट है दूसरी इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाएगा। तो देखो उसमें इतनी चीज़ें मिक्स करनी पड़ती हैं। और ये था वो ब्लास्ट फर्नेस जिसकी हम बात कर रहे थे ना, कि आयरन ओर से जो स्टील हम स्मेल्टिंग करा रहे थे, ब्लास्ट फर्नेस भट्टी में ब्लास्ट करवा रहे थे, वो रही ये। अब आप देख सकते हो, यहाँ से ऊपर से मटेरियल डाला जा रहा है इस
ब्लास्ट फर्नेस में आयरन और लाइमस्टोन कोक सारा मटेरियल डाला, इसको टेम्परेचर मिल रहा है यहाँ से, हॉट एयर जो अंदर से इतना टेम्परेचर दिया तो हॉट एयर भी निकल रही होगी, वो यहाँ से हॉट एयर पास करवाई जाती है, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है तो उसको मेंटेन करने के लिए उसमें हॉट एयर से इसको क्रॉसिंग करवाई जा रही है, देखो। और उसके बाद में इसमें अंदर मशीनरी भी लगी होती है, जब इसमें ऐसे रॉ मटेरियल डाला, जो जो चीज़ों की स्मेल्टिंग करानी है ब्लास्ट फर्नेस में, उसको टेम्परेचर दिया, एक तरफ से मोल्टेन आयरन निकल गया और दूसरी तरफ से जो बचा कचरा मीन्स जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, स्लैग बोलते हैं, इसको भी रिफाइन करके बहुत पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। तो ये था ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर से स्टील बनाना, मतलब आयरन और लाइमस्टोन कोक, ये जो हमने बात की थी ना कि ये हम इतनी सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, इन तीनों को यहाँ पे मिक्स कराया जा रहा है इस ब्लास्ट फर्नेस में, इन तीनों को मिक्स करा के टेम्परेचर देते हैं, तो फिर उसके बाद में हमको मिलता है स्टील। इसकी और भी इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हैवी मशीनरी होती है। स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप, तो स्टील जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टफ होता है, इसको कई सारे शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, कट किया जा सकता है, वायर बनाया जा सकता है। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील, अलॉयज मतलब धातु होते हैं, स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मटेरियल्स। तो क्या होता है ना, स्टील में बहुत सारी दूसरी चीज़ें मिला के भी हम अलग अलग चीज़ें हमको मिल सकती हैं, तो उससे क्या होता है, अलग अलग क्वालिटी हमको मिल जाती है। लाइक अगर हम उसमें थोड़ा सा मेटल मिला दें, दूसरे मेटल मिला दें, लाइक अगर हम उसमें एल्युमिनियम मिला दें, निकेल मिला दें, कॉपर मिला दें, तो ये चीज़ें हम मिक्स करके हमें एक नए तरीके का अलॉय मिल जाएगा, है ना। अगर हम इन सारे मेटल्स को मिला दें कहीं, किसी में एल्युमिनियम, निकेल या कॉपर या तीनों, तो हमें एक नए तरीके का अलॉय मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, स्टील में एक डिफरेंट तरीके की हार्डनेस आ जाएगी, टफनेस आ जाएगी, एबिलिटी आ जाएगी, रेजिस्ट रस्ट मतलब उसमें जंग नहीं लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आयरन में या स्टील में कुछ चीज़ों का मिक्सचर करके उसकी और क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया जाता है या वैरायटी बना ली जाती है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, तो वो जो स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से मिलने वाला स्टील है ना, वो बैकबोन होता है आजकल की सभी इंडस्ट्रीज का, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। तो हम जो कुछ भी यूज़ करते हैं वो या तो आयरन और स्टील से बना होता है डायरेक्टली, और अगर नहीं भी बना होता है तो उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो औजार यूज़ होते हैं ना, टूल्स या जो मशीनें यूज़ होती हैं, वो बनी होती हैं आयरन और स्टील की। मतलब कहीं ना कहीं तो आयरन और स्टील तो यूज़ होगा ही होगा, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। चाहे आप क्लोथ वेयर कर रहे हो ना, भले ही वो आयरन और स्टील के क्लोथ नहीं है, लेकिन वो जो क्लोथ जिन फैक्ट्री में बने हैं, उन फैक्ट्री की मशीनें तो हैं आयरन स्टील की। आप जो वेजिटेबल्स या वो सब जो खाते हो, सेल्स वगैरह, ग्रेन्स वगैरह, वो कहाँ पे पैकेजिंग होती है, क्लीनिंग होती है, उनके लिए मशीनरी लगती है, ग्रो करने में ट्रैक्टर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आयरन और स्टील यूज होता ही होता है। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज लार्जली स्टील से बने होते हैं। इवन द सेफ्टी पिंस, निडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील, ये भी स्टील से बना है। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी, ऑयल वेल्स की जो ड्रिलिंग होती है उसमें स्टील से बन रही मशीनरी यूज होती है। स्टील पाइपलाइन यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट, ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मिनरल्स आर माइंड, जो मिनरल्स होते हैं उनकी माइनिंग की जाती है, उसमें जो इक्विपमेंट लगते हैं ना, वो भी स्टील के बने होते हैं। फार्म मशीन, जो फार्मिंग में मशीन यूज होती हैं, वो भी स्टील की बनी होती हैं, मोस्टली स्टील से बनी होती हैं। लार्ज बिल्डिंग का जो फ्रेमवर्क होता है ना, पहले जो ढांचा तैयार होता है, वो भी स्टील का बना होता है। आप देखो ना, पहले उसको आयरन के बने हुए एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है, फिर उस पर प्लास्टर होता है। Before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw material, power supply, running water were easily available. तो स्टूडेंट 1800 AD के पहले ना, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, वो वहाँ पे लोकेट होती थी जहाँ पे उनको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता था, पावर सप्लाई मिल जाती,
इलेक्ट्रिसिटी जल्दी मिल जाती थी, रॉ मटेरियल्स और वाटर फैसिलिटी जहाँ पे उनको आसानी से मिलती थी, वहाँ पे ये इंडस्ट्री डेवलप होती थी। ओके, फिर बाद में क्या हुआ, लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री, बाद में लोग उसको दूसरी जगह स्टैब्लिश करने लगे। कहाँ पे, नियर कोल फील्ड, जहाँ पे कोल फील्ड ज़्यादा पास पड़ती थी, और क्लोज टू कैनल्स, जहाँ पे कैनल्स पास पड़ते थे या रेलवेज पास पड़ते थे, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लोकेट की जाने लगी। फिर बाद में क्या हुआ, आफ्टर 1950 सिचुएशन और चेंज हो गई। अब जो है ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगैन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड। अब जो है आफ्टर 1950 फ्लैट लैंड में डेवलप किए जाने लगे, नियर सी पोर्ट, जहाँ से सी पोर्ट पास पड़े, तो उससे क्या हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ईजी हो जाए। दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज, क्योंकि अब ज़्यादा बड़ा बड़ा स्टील वर्क किया जाने लगा। एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज, और बाहर से भी मंगाना पड़ जाता था, ओवरसीज से, दूर दूर प्लेसेस से, तो सी पोर्ट पे होने से वो इजीली ट्रांसपोर्ट में बेटर रहता था। तो आप देख सकते हो फर्स्ट लोकेशन है ये। फर्स्ट लोकेशन में कहाँ होते थे, जहाँ पे इनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, पावर सप्लाई और पानी आसानी से मिल जाए। यहाँ पे वाटर है, पावर सप्लाई मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए। फिर बाद में हमने देखा बेस्ट लोकेशन हो गई जहाँ पे कोल फील्ड मिल जाए। आप देखो यहाँ पे कोल फील्ड बनी हुई है, कोल फील्ड मिल जाए, कैनल्स मिल जाए, थोड़े वाटर सप्लाई भी इनको मिले, रेलवेज की देखो रेलवे ट्रैक भी मिल जाए, यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी है, तो वहाँ पे हुआ। थर्ड में जब हम देखते हैं, थर्ड स्टेज वहाँ आई जब वो सी पोर्ट के पास हो गए। देखो ये सी पोर्ट है ना, ये बोट आ रही है, तो ये सी पोर्ट है, यहाँ पे, यहाँ पार्क हो जाएगी यहाँ पे सी पोर्ट पर। तो इस तरह से ना टाइम टू टाइम जो है लोकेशन चेंज होती रही। द चेंजिंग लोकेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो लोकेशन हमेशा चेंज होती है, जैसा टाइम की डिमांड रही वैसा चेंज आता गया, मतलब टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज होती रही। मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया का ये मैप है जो डॉट से इंडिकेट किया गया है। In India, iron and steel industry has developed, taking advantage of raw materials, cheap labor, transport, market. तो इंडिया में जो आयरन स्टील डेवलप हुई उसमें बहुत बड़ा एडवांटेज रहा रॉ मटेरियल का, लेबर सस्ते मिल गए, ट्रांसपोर्ट इजीली मिला, मार्केट भी अवेलेबल हो गया। ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रौरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट। ये सारे जो इम्पोर्टेंट एरिया है ना, ये मोस्टली कहाँ लोकेटेड है, 4 स्टेट में ही लोकेटेड हैं। वेस्ट बंगाल में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये मेन 4 स्टेट हैं पॉपुलर जहाँ पे आयरन स्टील एरिया अच्छे से डेवलप हुए, और ये उसमें से कुछ मोस्ट फेमस वंस हैं। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका। अब दूसरे और प्लेसेस की बात करें तो भद्रावती विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलीम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। ये कुछ अदर सेंटर हैं जो अपने लोकल आसपास मिलने वाले रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये 4 स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो कीप इन माइंड, और इनमें फेमस प्लेसेस ये सारे रहे। So student, that's all for today. Next topic we will discuss in our next class. Thank you. Have a nice day.